हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और फिर से मैं एक नए चैप्टर को आपके सामने लेकर आ गया हूं जिसका नाम है विलियन। इस चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को इसमें हम करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि विलियन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें एक घुलनशील पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैला होता है, जैसे कि नमक और जल। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप पानी में नमक को घुलते हैं तो नमक पूरे पानी में समान रूप से मिल जाता है। इसके अलावा हवा भी हो जाएगा जिसमें अनेक प्रकार की गैसें मिश्रित हैं। इसके अलावा मिश्र धातु भी आपके हो जाएंगे, जैसे पीतल है, कांस्य है इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिए कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक की मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं और इसे x से सूचित करते हैं। यदि आपको किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो उसी घटक की मोलों की संख्या को ऊपर लिखिए और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से भाग दे दीजिए, तो उस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। यह विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को बताता है और एक बहुत ही जरूरी बात कि यह ताप से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसमें आयतन इंक्लूड है तो ये ताप से परिवर्तित हो जाता है। मोलरता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या और बट्टा में विलयन का लीटर में आयतन, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर आयतन लेना है वो लीटर में लेना है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। मोललता किसे कहते हैं। ये मोललता का दूसरा यहाँ पर वर्जन आने वाला है। यह है मोललता। इसको डिफाइन किया गया है कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको विलायक लेना है ना कि विलयन। तो विलायक यहाँ पर आपको द्रव्यमान ही लेना है और इसे हम छोटे एम से सूचित करते हैं और इसका मात्रक मोल पर केजी होता है। यह भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही बताता है। और एक और जरूरी बात कि यह ताप से अपरिवर्तित हो जाता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है, मतलब इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी कि मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या और बटे विलायक का केजी में द्रव्यमान। चलिए अगले को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है कि विलयता या घुलनशीलता क्या है या किसे कहते हैं। तो स्थिर ताप पर विलयन में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा विलयन की विलयता या घुलनशीलता कहलाती है। यह ताप, दाब एवं विलायक और विलय की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि ये जो आपके पास विलयता है ये ताप, दाब एवं विलायक और विलय की प्रकृति पर यहाँ पर निर्भर करने वाला है। अगला प्रश्न है कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन को परिभाषित करें। तो संतृप्त विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय घोला ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला बहुत ही फेमस नियम है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम क्या है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। देखिए, विलियम हेनरी ने सन 1803 में गैस की द्रव में विलयता के संदर्भ में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का यहाँ पर नियम कहा जाता है। यह नियम है क्या। इस नियम के अनुसार किसी स्थिर तापमान पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस के द्वारा द्रव के ऊपर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात P = KH(x). यहाँ पर P आपका हो जाएगा गैस का आंशिक दाब, KH हो जाएगा यहाँ पर हेनरी स्थिरांक और x यहाँ पर हो जाएगा गैस का यहाँ पर मोलंश। अगला है कि राउल्ट का नियम क्या है। ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है।
तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उनके मूल अंश के समानुपाती होता है और इसे ही यहाँ पर रॉल्ट का नियम कहा जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी घटक I का आंशिक दाब PI है, तो हम उसे लिख सकते हैं P0I XI। यहाँ पर P0I क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में उसी घटक का वाष्प दाब हो जाएगा, और XI क्या हो जाएगा, हमने जो विलयन लिया है उसमें उसका मूल अंश कितना है या उसकी मात्रा है। अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो अब देखते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसका यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन है आपका, और यहाँ पर नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण है। दूसरा आपका हो जाएगा ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का मिश्रण। तीसरा है बेंजीन और टोलुइन का यहाँ पर मिश्रण। तो ये आपके सभी आदर्श विलयन का निर्माण करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो इसको डिफाइन किया गया है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। उसे अनादर्श विलयन यहाँ पर कहने वाले हैं। जैसे एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिश्रण हो जाएगा, फिनॉल है और एनिलीन का मिश्रण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, इसका मिश्रण यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस साल चांस है इसका पूछने का, कि स्थिर क्वाथी या एजियोट्रोपिक मिश्रण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि वैसा मिश्रण जो संघटन में परिवर्तन किए बिना समान ताप पर उबलते हैं वह मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। वह जो मिश्रण है उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे एथेनॉल और जल का मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर जल का मिश्रण है, इत्यादि यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि किसी विलयन के वे सभी गुणधर्म, ठीक है, जो विलयन में उपस्थित केवल विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति पर। तो उन सभी गुणधर्मों को यहाँ पर अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाने वाला है। जैसे कि जब जल में नमक मिलाया जाता है तब उसका क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, यानी कि वह अधिक ताप पर उबलता है। तो यहाँ क्वथनांक का बढ़ना एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्यों एक अनुसंख्य गुणधर्म है? क्योंकि जल का जो क्वथनांक का बढ़ना है ये केवल नमक की मात्रा पर यहाँ पर निर्भर करने वाला है। आपने यहाँ पर कौन सा नमक लिया इस पर नहीं निर्भर करने वाला है, यहाँ पर केवल नमक के जो यहाँ पर जो कण हैं उन पर निर्भर करने वाला है। आप साधारण नमक की जगह पोटेशियम क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, बस दोनों की कण की मात्रा आपको समान रखनी है, तो यहाँ पर आपको क्वथनांक में समान वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को परिभाषित करें। तो इसको कुछ ऐसे परिभाषित किया गया है कि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, है ना, शुद्ध विलायक का यहाँ पर वाष्प दाब हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे सूत्र में परिभाषित किया गया है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्यों है? क्योंकि यह केवल विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए ये होने वाला है। अगला प्रश्न है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि विलयन और शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और ये भी याद रखना है कि क्वथनांक का उन्नयन भी एक अनुसंख्य गुणधर्म है। क्यों है? क्योंकि ये भी विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर ही केवल निर्भर करने वाला है। अगला प्रश्न है कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांकों के अंतर को विलयन के हिमांक का अवनमन कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक
माइनस विलयन का हिमांक यहाँ पर हो जाएगा। हिमांक का अवनमन एक अनुषंग गुणधर्म है, ये भी एक अनुषंग गुणधर्म है, क्योंकि यह केवल विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर यहाँ पर निर्भर करने वाला है। अगला प्रश्न है कि परासरण दाब से यहाँ पर है परासरण से आप क्या समझते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु विलयन के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं या अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करते हैं, उसे परासरण कहते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, छिलका रहित अंडे का पानी में फूल जाना, यह भी एक परासरण का यहाँ पर उदाहरण होने वाला है। अगला प्रश्न है कि परासरणी दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि वह न्यूनतम दाब जो विलयन में होने वाली परासरणी क्रिया को रोक देता है, उसे परासरणी दाब कहते हैं। परासरणी दाब विलयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करती है। परासरणी दाब बराबर को यहाँ पर पाई से सूचित करते हैं और पाई बराबर होता है CRT, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है जो कि कई बार पूछता है और पूछा हुआ है कि समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक घोल से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, स्थिर ताप पर वैसे दो विलयन या घोल जिनका परासरणी दाब समान होता है उन्हें समपरासारी विलयन कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि समपरासारी विलयन की सांद्रता भी समान होती है। अगला है कि हाइपरटोनिक विलयन और हाइपोटोनिक विलयन से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि दो विलयन में जिनका परासरणी दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है उसे हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। मतलब जिसका परासरण दाब अधिक उसे हाइपरटोनिक विलयन, और तथा जिनका परासरणी दाब दूसरे की अपेक्षा कम होता है उसे हाइपोटोनिक विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं। तो इसे डिफाइन किया गया है कि जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तब तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। मतलब कि विलायक के अणु विलयन के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं, इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। इसका उपयोग समुद्र के पानी को शुद्ध करने में यहाँ पर किया जाता है। अगला है कि असमान मूलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है, किसी विलय का वह मूलर द्रव्यमान जो वास्तविक मान की तुलना में कम या ज़्यादा होता है उसे असमान मूलर द्रव्यमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है 22 नंबर, वन टफ गुणक से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत खास प्रश्न है। तो विलयन में उपस्थित किसी विलय के सामान्य मूलर द्रव्यमान और असमान मूलर द्रव्यमान के अनुपात को वन टफ गुणांक कहते हैं, जब विलयन में उपस्थित विलय के संयोजन और वियोजन की मात्रा को बताता है। यहाँ पर वन टफ गुणांक I बराबर होता है समान मूलर द्रव्यमान और बट्टे असमान मूलर द्रव्यमान, इसको आपको ध्यान में रखना है।